गुलजार साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कोई पूछ रहा है मुझसे मेरी ज़िंदगी की कीमत, मुझे याद आ रहा है तेरा हल्के से मुस्कुराना। नमस्कार, जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की टॉपिक वाइज जो मैराथन सीरीज चल रही है उसके अंदर सरकार गठन कार्य ये जो यूनिट है यहाँ से टॉपिक वाइज प्रश्नों का संकलन है जो किया जा रहा है। लाइक कर दें, शेयर कर दें आप, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी मित्र देखने वाले हैं, कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल की सीरीज़ के अंदर सवाल पूछा गया था आपसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो कुछ मित्रों ने जवाब भी दिया था, हीरालाल जे कानिया, ये थे प्रथम न्यायाधीश। आज की सीरीज में पहला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही किस भाषा में होती है? हिंदी, अंग्रेजी, व दोनों या फिर अन्य भाषा में? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ब। उच्चतम न्यायालय की जो समस्त कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में होती है। अगला सवाल है अपना, भारत सरकार व राज्यों तथा दो या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद का निपटारा प्रारंभिक मूल अधिकार क्षेत्र में आता है तथा यह निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बात? अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 133 में या फिर अनुच्छेद 134 में? वीडियो रोक के प्रश्न को अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। तो उत्तर हो जाएगा ब। अनुच्छेद 131 के अंदर ये बात है जो वर्णित है। अब हम देखते हैं व्याख्या में कि उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार या यूँ कहें कि कार्य तो 5 भागों में विभाजित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, समीक्षा क्षेत्राधिकार और अभिलेखीय या अभिलेख न्यायालय। और अंतर्राज्यीय जल विवाद मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है जो नहीं है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के है जो रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की। और ये जो 5 प्रकार रिट जारी कर सकता है ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 32, 226, 33 या फिर आर्टिकल 34? तो किस में वर्णित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32, यानी कि अ विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो सर्वोच्च जो न्यायालय है वो 5 प्रकार रिट जारी कर सकता है, ये 32 में मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जो उच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय की बात आए तो अनुच्छेद 226 होगा और सर्वोच्च न्यायालय की बात आए तो अनुच्छेद 32 होगा। आगे देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय से असंतुष्ट होने पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है या करता है। तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के मामलों की अपील कर सकता है? किस किस प्रकार के मामलों के? 1, 2, 3 या 4? तो कितने प्रकार के मामलों की अपील कर सकता है? उत्तर हो जाएगा स। 3 प्रकार के मामलों की अपील कर सकता है। और वो 3 प्रकार के मामले कौन कौन से हैं? देखिए, तीनों प्रकार। दीवानी या सिविल मामले अनुच्छेद 133 के तहत, दीवानी या सिविल मामले। फौजदारी या दंड संबंधी अपील अनुच्छेद 134 के तहत। तीसरा, संवैधानिक मामले, इनमें अनुच्छेद 135 के तहत। ये 3 प्रकार हैं। अगला सवाल है अपना, ध्यान से सुनिएगा, सवाल बड़ा है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत अनुच्छेद 143 में
राष्ट्रपति को अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विषय पर वह उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है तथा परामर्श देने हेतु न्यायालय बाध्य नहीं है तथा परामर्श स्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है? 10, 11, 13 या फिर 14 बार? उत्तर हो जाएगा 14 बार अब तक ऐसा मामला सामने आया है। अब व्याख्या देखिए इसकी। ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति शंकर दयाल ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या कांड पर परामर्श मांगा, परंतु तत्कालीन जो न्यायाधीश थे वेंकट चलैया ने अपने अधिकारों के तहत मना कर दिया परामर्श देने से। साथियों, प्रश्नों के संकलन में बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप भी प्रयास करें, शेयर किया करें, साथियों को जोड़ा करें अपने इस परिवार को, चैनल को और आगे बढ़ाने में। अगला सवाल है अपना, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, आवश्यकता अनुसार बदल भी सकता है। यह प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन समीक्षा क्षेत्राधिकार में आती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 137 या फिर आर्टिकल 135? तो क्या उत्तर हो जाएगा? 137 के अंदर ये वर्णित है। ऐसा गोलकनाथ भारती व मिनर्वा तथा बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में किया गया था। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख न्यायालय साक्ष्य के रूप में काम में लेते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 137, 143, 134 या फिर 129? उत्तर हो जाएगा 129 में ये उल्लेखित है। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हैं उनको अभिलेख जो न्यायालय हैं वो साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में काम में लिया करते हैं। अगला सवाल है, न्यायिक सक्रियता है न्यायालय का कानूनी गतिविधियों से बाहर निकलकर नागरिकों की दशा तथा मूल अधिकार के संबंध में कार्य करना, या न्यायालय द्वारा कानूनी गतिविधियों में ही सीमित रहना तथा नागरिकों की दशा सुधार और मूल अधिकारों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, केवल ए या फिर केवल ब? तो बताइए न्यायिक सक्रियता क्या है? उत्तर हो जाएगा स, केवल ए। न्यायिक सक्रियता क्या हो जाएगी? न्यायालय का कानूनी गतिविधियों से बाहर निकलकर नागरिकों की दशा तथा मूल अधिकारों के संबंध में कार्य करना। व्याख्या देख लीजिए आप। न्यायिक सक्रियता के जनक P.N. भगवती और इसकी शुरुआत केशवानंद वर्सेज भारत संघ मामला 1973 से मानी जाती है। अगला है, न्यायिक निर्णय में विलंब स्थिति को समाप्त करने के लिए किसका आयोजन शुरू किया? लोक अदालत का, न्यायिक सक्रियता का, कुटुंब न्यायालय का या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, लोक अदालतों का है जो आयोजन शुरू किया। और न्यायमूर्ति P.N. भगवती के प्रयासों से 1985 को दिल्ली में किया गया। और साथियों, जो नया जुड़ा है अपने SST में, इसमें राजस्थान का इतिहास और जो कला संस्कृति के और बिंदु जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम बिंदु हम आपको करवा सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा ये दोनों यूनिट क्या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। बहुत सटीक तरीके से बताया जाएगा। अगर इच्छुक है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, जनहित याचिका वाद, जिसे PIL कहते हैं, की शुरुआत का श्रेय जाता माफ़ कीजिएगा, जनहित याचिका की शुरुआत का श्रेय जाता है P.N. भगवती को, वेंकट चलैया को, दोनों को, ए या ब को, या दोनों ही नहीं?
तो उत्तर हो जाएगा से, ए व ब दोनों। तो जनहित याचिकावाद की शुरुआत का जो श्रेय है पीएन भगवती साहब को और वेंकट चलैया साहब, इन दोनों को जाता है। और इसमें पीड़ित व्यक्ति के बदले व्यक्ति या संगठन पीड़ित के न्याय की मांग है जो कर सकता है। अगला देखिए, कुटुंब न्यायालय का संबंध है विवाद नहीं होने देना, मामलों का आपसी सहमति से निपटाना, मामलों को सोच समझ कर समझाना, मामलों को रफा दफा कर देना। उत्तर हो जाएगा ब, मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवा देना। अगला सवाल है, ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एमपी से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से? तो उत्तर है ए, ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एमपी से हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के बोरिया पंचायत से हुई थी। ठीक है। और राजस्थान में हम बात करें तो सर्वप्रथम 27 नवंबर 2010 को बस्सी जयपुर से ग्राम न्यायालय की शुरुआत मानी जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप के अंदर, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने चैनल पर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, 6 घंटे का ग्रामर का वीडियो एक साथ डाला हुआ है, टीचिंग मेथड्स कंप्लीट डाले हुए हैं, हिंदी की शिक्षण विद्या डाली हुई है, मनोविज्ञान के 80 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज डाली हुई है, और ये सामाजिक की सीरीज चल ही रही है अपने टॉपिक वाइज। और आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में जो नए बिंदु जुड़े वो सारे आपको करवा दिए जा सकते हैं हमारे द्वारा। फिर मिलते हैं